हेलो प्यारे बच्चों, मैं आर के गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज कक्षा 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स सेकेंड पेपर लेकर हम उपस्थित हैं, जिसमें पहला अध्याय होगा आपका प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों, पहले हम प्रकाश के बारे में चर्चा कर लें कि प्रकाश क्या चीज़ होता है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो क्या करता है, हमारी आंखों को संवेदित करता है, और जैसे ही हमारी आंखों को संवेदित करता है तो कोई वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रकाश स्रोत है, यह प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है। इस वस्तु पे जैसे ही प्रकाश स्रोत पड़ता है तो यह वस्तु क्या होती है, यह प्रकाश हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है, तो यह वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देने लगती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें दो प्रकार की प्रकाश वाली वस्तुएं मिलती हैं, एक दीप्त और एक अदीप्त। एक दीप्त मिलता है और एक क्या मिलता है, अदीप्त मिलता है। दीप्त का मतलब वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश देती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश देती हैं वो क्या होती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं का मतलब जो स्वयं का प्रकाश न हो, किसी दूसरे के प्रकाश से वो प्रकाश दें। जैसे दीप्त में क्या आ जाएगा, सूर्य हो जाएगा, तारे हो जाएंगे, और आपका क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब हो जाएगा। और अदीप्त में जैसे चंद्रमा हो गया, ये सब क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं। तो दीप्त का मतलब जिनके पास स्वयं अपना प्रकाश होता है उसे दीप्त, और जिनके पास स्वयं अपना प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे अदीप्त कहते हैं। अब बच्चों, इतना जानने के बाद अब हम देखेंगे कि इसमें परावर्तन कैसे होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखेंगे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। यदि कोई प्रकाश स्रोत किसी पालिशदार तल पर या चिकने तल पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। और परावर्तित किस माध्यम होता है, जिस माध्यम से वो किरण आती है उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वो परावर्तित हो जाता है, लौट जाता है। तो लौटने की यह क्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास यह एक पालिशदार किया हुआ क्या है, तल है। कोई प्रकाश किरण इधर से इस तल पे आ रही है, तो मान लीजिए ये है और यह बी। ये भी कोई प्रकाश किरण इस तल पे आई और इस तल के बिंदु बी से टकराई, टकराने के बाद यह क्या हो गया, इसका संपूर्ण भाग यानी अधिकांश भाग क्या हो गया, परावर्तित हो गया। अब यह देखते हैं कि जैसे ही ये भी किरण इस तल से टकराई, टकराने के बाद यह बी से सी की दिशा में क्या हो गई, वापस लौट गई। तो आप देख रहे हैं कि जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम से यह क्या हो रही है, उसी माध्यम में जा रही है। तो अब देखेंगे इसके जिस बिंदु से यह टकराई उस बिंदु से होकर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे या वियर। जब अभिलंब खींचेंगे तो ये क्या होगा, दो प्रकार का कोण बनाएगा, एक कोण यहाँ बनाएगा, एक कोण यहाँ बनाएगा। तो पहले बच्चों हम आपको समझा दें कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाशीय किरण किसी पालिशदार तल या चिकने तल पर पड़ती है तो उसका क्या हो जाता है, अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब आप देखेंगे कि जो ये भी आ रही है, जब आ रही है इसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण हो गई। और जो किरण यह जा रही है इसे कौन सा नाम देंगे, परावर्तित किरण। यह परावर्तित किरण हो गई। अब देखेंगे यह जो लंब खींचे हैं यह हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, यह अभिलंब है। और जिस बिंदु पर यह किरण आ रही है, इसी बिंदु से वापस लौट रही है, इसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन
बिंदु कहेंगे। अब देखें, जिस तल से यह जो तल परावर्तक हो रहा है इसे परावर्तक तल कहते हैं। यह जो पूरा तल है आपका कौन सा हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा या परावर्तक तल कहेंगे। तो आप बच्चों देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो आपको ये चीज मिलेगा, जो यह अभिलंब आप खींचे हैं इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। इस एंगल को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। यह आपतन कोण हो गया। और यह जो एंगल हो गया यह क्या हो गया? परावर्तन कोण हो गया। परावर्तन कोण हो गया। अब यह देखेंगे कि आपतन कोण की आपकी परिभाषा पूछेगा तो क्या कहेंगे? आपतित किरण और यह क्या है? अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको सदा हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। और देख रहे हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको क्या मिला? एक आपतित किरण मिला, अभिलंब मिला, परावर्तित किरण मिला। अब आप देख रहे हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है। इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। तो बच्चों आपसे पूछ सकता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आप देख रहे हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो यह तो आपके प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब इसका कंडीशन आता है, नियम पूछेगा, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम पूछेगा तो आप बच्चों जानते हैं कि जैसे ही किरणों का परावर्तन होता है तो इसके दो नियम होते हैं। अब पहला नियम इसमें क्या है? पहला नियम देख रहे हैं कि आपतित किरण और क्या है? परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। एक बार और देखें, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर क्या? यह अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो यह परावर्तन के पहला नियम आपको मिल गया। क्योंकि आपसे पूछेगा कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपका यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव इक्वल होता है। यानी आपतन कोण जितना होगा उतना ही आपका क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के इक्वल होता है, बराबर होता है। यह परावर्तन का नियम है। अब बच्चों आप देखेंगे कि इसमें इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इमेज कैसे बनेगा? यानी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। एक होता है रियल, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक रियल इमेज और एक आभासी वर्चुअल इमेज। तो दो प्रकार के इमेज बनते हैं। अब वास्तविक इमेज क्या होता है? पूछेगा वास्तविक इमेज से आप क्या समझते हैं? तो वास्तविक इमेज का मतलब यह है कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से होकर जाए तो उस बिंदु पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और आभासी प्रतिबिंब यानी कोई प्रकाशीय किरण किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, यह वास्तविक का मतलब उस बिंदु से एक्चुअल होकर जाती हो, और इसका मतलब है जाती हुई प्रतीत होती हो, तो इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। और जब बिंदु से होकर जाएगा तो वहां पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा।
अब बच्चों इसके बाद आपका गोली पृष्ठ जो है, यह देखेंगे कि गोली पृष्ठ क्या है। अब देखें यह आपका गोली पृष्ठ है। इस गोली पृष्ठ को आप क्या करेंगे, दो भागों में अगर डिवाइड कर दें, देखें यहाँ से अगर हम दो भागों में डिवाइड कर दें, अब देखेंगे डिवाइड करने के बाद अगर इसके उभरे हुए तल पे हम क्या करें, कलई करें, तो जो यह वाला तल प्राप्त होगा क्या होगा, अवतल होगा, अवतल दर्पण होगा। और जो इसके अंदर वाले तल पे अगर कलई करें तो यह वाला तल क्या होगा, उत्तल होगा। तो दो प्रकार के दर्पण बनते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब बच्चों हम इन दर्पण को लेकर एक चीज हम आपको बताएंगे, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो पहले तो आपसे पूछेगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो आप लिखेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर क्या होता है, r/2। ये आपका सूत्र होता है। लेकिन इसको कैसे हम निगमन करेंगे, अगर परीक्षा में आपसे पूछ दिया कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए, तो आप कैसे संबंध स्थापित करेंगे। देखें, एक आप क्या बनाएंगे, दर्पण बनाएंगे, या इसका द्वारक है M1 M2, यह इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, यह इसका ध्रुव है, यह इसका वक्रता केंद्र C है, और यह इसका फोकस F। अब बच्चों आप देखेंगे कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो जब प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहां से, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी, उसके फोकस से होकर जाएगी, या इस तरह से। अब देखें, यह मान लीजिए प्रकाशित किरण A है और यह B है, B पर टकराती है, टकराने के बाद उसके फोकस से होकर निकल जाती है। अब क्या करेंगे, B और C को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जब B और C को मिलाएंगे तो यह अभिलंब का काम करेगा, क्योंकि अभी हमने परावर्तन का नियम आपको बताया है। क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार कोई किरण आ रही थी तो इस तरह से परावर्तित होती, तो यहाँ पर अभिलंब खींचते थे। तो यह देखिए ये भी किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद उसके फोकस से होकर निकल जा रही है। तो यह जो B और C को हम मिलाए, यह किसका काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। तो अब बच्चों देखे हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आ गया वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो आप कैसे लिखेंगे कि माना M1 M2 ये क्या है, अवतल दर्पण के द्वारक हैं, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु AB मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के बिंदु B से टकराती है, टकराने के बाद वह फोकस से होकर परावर्तित हो जाती है। फिर आप क्या लिखेंगे, B और C को मिलाया जो अभिलंब का काम करता है। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि यह जो किरण आ रही है और यह अभिलंब है, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा, और यह अभिलंब है, यह परावर्तित हो रही है, इसके बीच में जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किस नियम के अनुसार, परावर्तन के नियमानुसार। देखें ये क्या है, आपकी आपतित किरण है, और ये क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। BC क्या है, अभिलंब है। इस कंडीशन में आप जानते हैं कि ये BC जितना बड़ा कोण होगा उतना बड़ा कोण CDF होगा। तो आप यही लिखेंगे, कोण ABC बराबर कोण CDF के। कैसे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि AB के समांतर क्या है, CP है। लिखेंगे चूंकि AB के पैरेलल CP है, यानी AB के समांतर क्या है, CP है। आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में पैरेलल हों, कोई इनको तिर्यक रेखा काटती है,
तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अब ये देखेंगे कि ए बी पैरेलल क्या है, सी बी है, ए बी के पैरेलल क्या है, सी पी है। जब सी पी पैरेलल है तो आप देख रहे हैं ये तिर्यक रेखा, इसका मतलब यह कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बी सी, कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण किसके, बी सी एफ के। किसके हो गया, ए बी सी के बराबर हो गया बी सी एफ के। यह इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मानेंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से, एक तथा दो से आपको क्या मिल रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ ए बी सी बराबर सी बी एफ, यहाँ दिया हुआ ए बी सी बराबर सी बी सी एफ। तो ए बी सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी बी एफ इज इक्वल टू कोण बी सी एफ। अब देखें आप क्या क्या कोण मिला आपको, बी सी एफ, बी सी एफ, यानी आपको यह कोण मिल गया। जब यह कोण मिल गया आपको, और कौन सा कोण मिला, बी सी एफ, बी सी एफ यह कोण मिला, और सी बी एफ यह कोण मिल गया। तो जब यह दोनों कोण बराबर हो गया तो आप जानते हैं अगर कोई त्रिभुज हो, दो कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसका मतलब हम निष्कर्ष निकाल लेंगे कि जितना बड़ा सी एफ है उतना बड़ा क्या है, बी एफ है। अतः सी एफ बराबर क्या हो गया, बी एफ हो गया। यह कंडीशन आप निकाल लिए। अब देखें जब इस कोण से, यानी यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो आप कंडीशन जानते हैं मैथमेटिकल रूल्स के आधार पर, जब कोई त्रिभुज के दो कोण इक्वल हो जाते हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए सी एफ के बराबर क्या हो गया, यह आपका बी एफ हो गया। अब लिखेंगे चूंकि यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो P किसके समीप होगा, P के समीप होगा, तो B P के समीप होगा। जब P के समीप होगा तो क्या कंडीशन हो जाएगा, यानी जो B है वो P हो जाएगा। तो BF के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। इसलिए BF बराबर PF के, यानी जितना बड़ा BF होगा उतना बड़ा आपका क्या हो जाएगा, PF होगा। अब देखें CP लिखेंगे, चूंकि CP बराबर, CP में क्या है, दो दूरी है, एक CF है और एक क्या है, यह है। तो अब यहाँ देखें जो BF है यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसलिए BF के जगह पर क्या लिख सकते हैं, CF के बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। अब देखें CP बराबर CF प्लस PF, यानी CP इतनी बड़ी दूरी है, इस दूरी में हम दो डिस्टेंस जोड़ देंगे, यह डिस्टेंस प्लस यह डिस्टेंस, CF प्लस क्या हो जाएगा, PF। अब जितना बड़ा CF है उतना बड़ा PF है, तो लिखेंगे CP बराबर CF जितना बड़ा है क्या लिख देंगे, PF लिख देंगे और धन PF। तो PF कितना हो गया, 2PF हो गया, यह बराबर CP हो गया। तो 2PF क्या है, फोकस दूरी है, और CP क्या है, C से P तक वक्रता त्रिज्या है R, तो यह बराबर क्या हो गया, R/2। यह आपका कंडीशन हो गया, यह प्रूव्ड हो गया। अब बच्चों हम अवतल दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध स्थापित करेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन U, V एंड F फॉर कॉनकेव मिरर। तो बच्चों आप क्या बनाएंगे, पहले कॉनकेव मिरर बनाएंगे, यानी यह M1 है, यह M2 है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण।
यह इसका मुख्य अक्ष है, यह ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र C है और यह फोकस F है। एक वस्तु आपका मुख्य अक्ष पर क्या है, AB स्थित है। A से जो किरण चलेगी दर्पण से टकराएगी N बिंदु से, टकराने के बाद उसके फोकस से होकर चली जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। दूसरी प्रकाशित किरण चलेगी जो C से होकर जाएगी और दर्पण पर पड़ने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। ये दोनों निर्गत किरण एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे, I डैश पर। इस I डैश से इस मुख्य अक्ष पर हम क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। उसके बाद हम N से भी मुख्य अक्ष पर हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे M। बच्चों आप फिगर बना लिए तो आपका डेरिवेशन बहुत इजीली लग जाएगा। आप एक बार और देखें क्या लिखेंगे। अगर आ जाएगा अवतल दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध स्थापित करना है तो पहले आप फिगर बनाने से पहले आप लिखेंगे कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु AB मुख्य अक्ष पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब I डैश वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। यह लिखने का तरीका है। अब आप देखेंगे क्या लिखेंगे। फिगर आप कैसे बनाएंगे कि माना एक वस्तु M1 M2 एक अवतल दर्पण है, एक वस्तु क्या है, AB है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। जब बिंदु A से कोई प्रकाशित किरण जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद उसके फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण जाएगी तो कहाँ से, प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो देखेंगे ये दोनों निर्गत किरण एक दूसरे को I डैश पे काट रहे हैं। I डैश से हम मुख्य अक्ष पर क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। जब अभिलंब खींचेंगे तो I डैश इस वस्तु का क्या होगा, एक प्रतिबिंब होगा जो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब देखें दो त्रिभुज मिल रहे हैं आपको ABC, एक त्रिभुज मिल रहा है ABC समरूप होगा किस त्रिभुज के, I डैश C के, I डैश C के। बच्चों आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज आपको यह मिल रहा है और एक त्रिभुज आपको यह मिल रहा है। तो जब दो त्रिभुज आपको मिल रहा है तो इसी त्रिभुज को आप समरूप करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश, यहाँ दोनों से साभिमुख कोण है, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो संगत भुजाएं अनुपातिक यानी AB बटे I डैश बराबर BC बटे IC। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखें एक त्रिभुज आपको यहाँ मिल रहा है या और एक त्रिभुज आपको यह मिल रहा है। तो दो त्रिभुज यहाँ आपको मिल रहे हैं, एक त्रिभुज NMF, त्रिभुज NMF समरूप है किस त्रिभुज को, I डैश F के, I डैश F के। तो इसकी भी क्या हो जाएंगे, संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाएंगी। तो संगत भुजा क्या है, NM बटे I डैश बराबर IM बटे क्या हो जाएगा, IF। अब देखें जितना बड़ा NM है उतना बड़ा AB है। लिखेंगे चूंकि NM बराबर AB, इस कंडीशन में NM के जगह पर हम क्या रखेंगे, AB रखेंगे। AB बटे क्या हो जाएगा, I डैश इक्वल टू IM बटे IF। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, तो हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका AB बटे I डैश है, यहाँ भी AB बटे I डैश है। इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, BC बटे क्या लिखेंगे, IC बराबर IM बटे IF। अब देखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारा छोटा हो, लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारा छोटा हो तो देखें दर्पण यह है, इसका द्वारा छोटा हो
तो आप देख रहे हैं कि यम किसके समीप होगा, पी के समीप होगा। तो यम पी के बहुत समीप होगा। किसके समीप होगा, पी के बहुत समीप होगा। जब पी के समीप यम होगा, इसका मतलब यम क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। तो जो यम एफ है वो क्या हो जाएगा, पी एफ। इसलिए यम एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। अब देखें, यहाँ यम एफ जो यह दूरी आया है वो क्या हो जाएगा, पी एफ बन जाएगा। अब यहाँ देखें, समीकरण 1 में आप क्या लिखे हैं, ए बी बटे आई आई डैश, ए बी बटे आई डैश बराबर बी सी बटे क्या हो गया, आई सी। समीकरण 2 में आपने क्या लिखा, एन एम, जो एन एम दूरी है वह आई डैश के बटे है। फिर क्या लिखा आपने, आई एफ, यहां से यह दूरी, क्योंकि एक त्रिभुज यहां बन रहा है, आई एफ नहीं है, इस त्रिभुज में लेंगे तो ए बी, देखें ए बी बटे क्या आपने लिखा, यहाँ समीकरण 2, क्योंकि एन एम के बराबर क्या हो गया आपका, ए बी हो गया। एन एम के बराबर आपका क्या हो गया, ए बी हो गया। तो एन एम की जगह ए बी लिख दिए। और यहाँ आप देखें कि आई डैश है, आई डैश एफ है, और ये क्या है, एन एम एफ है, एन एम एफ है। तो एन एम एफ में आप क्या लिखेंगे, एन एम बटे आई डैश और एफ एम, यहाँ एफ एम लिखेंगे, एफ एम बटे आई एफ हो जाएगा, यहाँ एफ एम होगा, एफ एम बटे आई एफ हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ क्या बचा, एफ एम। अब देखें, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो एम पी के क्या हो जाएगा, बहुत समीप हो जाएगा। तो एम एफ बराबर क्या मिलेगा, पी एम, चाहे एम एफ लिखें चाहे एफ एम लिखें। अब देखें क्या कंडीशन होगा, तो यह हो जाएगा बी सी बटे आई सी बराबर एम एफ की जगह पर हम क्या लिख देंगे, पी एफ बटे आई एफ। अब देखें बीसी क्या है, बीसी में कोई मान नहीं होता है, तो बीसी को लाने के लिए बीपी में से सीपी को घटा देंगे। तो लिखेंगे बीपी माइनस सीपी बटे आईसी। क्या है, आईसी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, आईसी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो आईसी जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो इसको लाने के लिए सीपी में से आईपी को घटा देंगे, सीपी में से आईपी को घटा देंगे। देखें आईसी लाना है यह दूरी, तो टोटल दूरी में से यह दूरी घटा देंगे तो यह आ जाएगा बराबर पीएफ। पीएफ तो फोकस दूरी होता है, इसलिए पीएफ को हम लिख देते हैं बटे आईएफ। आईएफ कुछ दूरी नहीं होता, तो आईपी में से पीएफ घटा देंगे, आईपी में से आईएफ लाना है आपको, यह दूरी लाना है, तो टोटल दूरी में से पीएफ को घटा देंगे। अब लिखेंगे उचित चिन्ह परिपाटी से, उचित चिन्ह परिपाटी से। अब उचित चिन्ह परिपाटी बीसी क्या है, यहाँ बीपी है, बी से पी तक की दूरी दर्पण यह है, दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस यू से, क्योंकि यह दर्पण है और यह वस्तु है, दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे, माइनस यू से। क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन हम खींचे तो ये सारी दूरियां बाएं तरफ पड़ती हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इस तरह से होता है, ये माइनस होता है, इधर क्या होता है, सब प्लस होता है, तो माइनस यू से। फिर सी पी है, सी से पी तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो ये माइनस, और फिर हो जाएगा माइनस वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, पूरे के बटे सी पी, सी से पी तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ये भी हो जाएगा माइनस आर, फिर माइनस आई पी क्या है, आई से पी तक की दूरी दर्पण है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है किससे, माइनस डी से, यह बराबर है पी एफ क्या है, फोकस दूरी, तो माइनस एफ।
पूरे के बटे आई पी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आई पी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को किससे, माइनस बी से, फिर माइनस पी एफ फोकस दूरी है, यह हो जाएगा माइनस एफ। अब देखें क्या होगा, यह माइनस यू हो गया प्लस आर हो गया, यहाँ माइनस आर हो गया प्लस बी हो गया, यह बराबर माइनस एफ हो गया बटे माइनस बी प्लस एफ। अब आप जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू, तो आर बराबर क्या कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। जहां जहां आर है वहां हम 2f लिख देंगे, तो माइनस यू प्लस 2f बटे माइनस 2f प्लस बी बराबर माइनस एफ माइनस बी प्लस एफ। त्रिय गुणा कर देंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस यू प्लस 2f एक ब्रैकेट में माइनस बी प्लस एफ एक ब्रैकेट में बराबर माइनस एफ और माइनस 2f प्लस भी। गुणा करें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू भी हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस यू एफ हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस 2f भी हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यह 2f स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहाँ करेंगे माइनस एफ भी हो जाएगा। अब देखें 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, u भी हो गया माइनस यू एफ हो गया, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 2bf हो जाएगा, और यह माइनस एफ भी है, तो अब यह हो गया यू भी माइनस यू एफ, और इसको घटाएंगे तो एफ भी हो गया। इतना आपका आ गया। अब देखें दोनों पक्षों में क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देंगे तो यू भी बटे क्या हो जाएगा, यू भी एफ माइनस यू एफ बटे यू भी एफ बराबर एफ भी बटे यू भी एफ। अब देखें यू से यू कट गया, बी से बी कट गया, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, एफ से एफ कट गया, बी से बी कट गया, क्या आपका बचा 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u, तो 1/f बराबर 1/u, और जब इधर जाएगा तो प्लस 1/v। यह आपका प्रूव हो गया। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि यह अवतल दर्पण के लिए जो यू भी एफ में संबंध है आपको पसंद जरूर आया होगा। धन्यवाद।